विशाल, विशाल, कहाँ है बेटा तू? विशाल, विशाल, कहाँ है मेरे बच्चे तू? विशाल, 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 कहाँ है बेटा तू? विशाल, विशाल, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ। विशाल, माँ देखो क्या हाल कर दिया माँ, वो लोग मार डालेंगे मुझे, माँ मुझे बचाओ, माँ। कौन मार डालेगा बेटा? यहाँ पे तो कोई नहीं है। विशाल, 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 मैंने फिर से विशाल को देखा। सरला, तुम्हारा ये रोज का नाटक हो गया। कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। क्या हुआ बाबूजी? माँ जी आप चिल्ला क्यों रही थी? अरे कुछ नहीं बेटा, इसने फिर वही डरावना सपना देखा। जाओ तुम सो जाओ, और तुम भी सो जाओ। आप ठीक है ना माँ जी? आपको कुछ चाहिए? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, सो जाओ। माँ जी ये लीजिए पानी पीजिए। आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ विशाल, चलो फिर से आ गई आफत। सर आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। सर अब फिर से आ गई माताजी। कितनी बार समझाएं हम आपको कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिख सकते। आप मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख सकते? सर पुलिस का काम है रिपोर्ट लिखना, कार्रवाई करना। देखिए माताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज जाइए। पाटिल, राजेश जी को कॉल कर। जब तक आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सरला, तुम फिर से यहाँ गए क्यों? बार बार यहाँ कर इन लोगों का टाइम खराब करती हो। चलो घर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अंकल प्लीज इन्हें आप लेकर जाइए। नहीं नहीं सरला चलो, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो। नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम जर्नल में। हाजिर हूं मैं जुर्म की एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। अपने बच्चों के प्रति एक माँ का निस्वार्थ प्रेम, स्नेह, उसकी ममता, शायद इसी के लिए एक माँ को भगवान का रूप कहा गया है। क्या हो अगर यही प्रेम, यही स्नेह, यही ममता उसका जुनून बन जाए। पुणे की सरला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए देखते हैं। हाँ ब्रिजेश जी, क्या पार्टी? बस एविकर प्रोजेक्ट पे काम तो शुरू हो जाए। बिल्कुल, उसके बाद पार्टी भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। हाँ, सी यू देन, बाय। सर रूबी तुम? सर ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है, इस पे आपके साइन चाहिए अर्जेंट। ओके, लाओ दो। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, आपको आपके नए प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेचुलेट कर रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट इट। बट नॉनसेंस, पागल हो गई है क्या तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब करने की जरूरत क्या है। जवानी तो हम पे भी आई थी, लेकिन हमने ऐसी पहलवानी नहीं की
अरे क्यों बड़बड़ा रही हो? आओ आके चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती? पहले तुम्हें उसके जिम जाने से प्रॉब्लम थी, अब जब विशाल ने घर में ही ट्रेनर रखवा दिया है तो तुम्हें उसके यहाँ एक्सरसाइज करने से भी प्रॉब्लम है। मुझे उसके एक्सरसाइज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उसके पहनावे से। चिपके और छोटे कपड़े पहनने की उसको जरूरत क्या है? अरे तो अब साड़ी पहन के तो एक्सरसाइज करेगी नहीं ना। चाय पी। माँ, अरे माँ, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना अरे बहुत दिख रहा है, लेकिन मुझे नीचे तो उतार। आप बता इस खुशी की वजह क्या है? भाई मुझे लगता है कि इसकी दुबई वाली डील फाइनल होगी। हाँ पापा, डील भी फाइनल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। मंजू, मंजू 1 गिलास पानी और 1 पाउच सोडा लाना। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हल्का दर्द हो रहा है सीने में, शायद एसिडिटी हो गई होगी। माँ वो सब छोड़िए, अब देखना आपका लड़का इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल होगा। बेटा विशाल, पर मैंने ये सुना है कि इसमें वो खन्ना भी इंटरेस्टेड था। हाँ हाँ, तो लेकिन दुबई वाली पार्टी ने सिर्फ आपके बेटे के साथ डील फाइनल की है। क्या बात है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा संभल के। ये खन्ना जो है ना, ये बिजनेसमैन कम और गुंडा ज्यादा है। पता है पापा, पर बिजनेस में इस तरह की छोटी मोटी राइवलरी चलती ही रहती है। चल कोई नहीं, आ बैठो। हाँ हाँ, 1 मिनट। गिफ्ट, वॉच। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। आई एम सॉरी अंजलि, वो मैं मीटिंग में इतना बिजी था कि मैं भूल ही गया कि आज हमारी एनिवर्सरी है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आखिर आप जो भी करते हैं हम सबके लिए तो करते हैं ना। और रही गिफ्ट की बात, तो अच्छा ही हुआ ना, मैं अब अपनी मर्जी का गिफ्ट खरीद लूंगी। नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी के अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके। आप अभी ऑफिस से थक कर के आए ना, मैं खुद खरीद लूंगी गिफ्ट, बस आप पैसे दे देना। थैंक यू, 1 मिनट। ये लो मेरा कार्ड, और तुम्हारा जो मन करे तुम खरीद ले देना। सोच लीजिए, पूरा अकाउंट भी खाली कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना हो तुम करना, लेकिन फिलहाल मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने दो। माँ, मैं आपको बताना भूल गया, डॉक्टर ने 2 दिन बाद फिर बुलाया, शायद उनको कुछ और चेकअप करने हैं। पता नहीं मुझे और कितने दिन ये दवाइयाँ खानी पड़े। अरे चिंता मत करो तुम,
जैसे ही तुम्हारा बीपी नॉर्मल आएगा दवाइयां अपने आप बंद हो जाएंगी। बस तुम अपना दिमाग शांत रखा। इडियट, यू इडियट, दिखाई नहीं। खन्ना, तुम? कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल, तेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। ओहो अंकल जी, सत श्री अकाल। कोई मानना पड़ेगा, आपके लड़के को कमाल का बंदा है, बड़ा हिम्मत वाला। अब देखो ना, शेर के मुंह से निवाला छीन लिया। पर एक प्रॉब्लम है, अब शेर के मुंह से निवाला छीन लिया है तो शेर भी चुपचाप नहीं बैठेगा। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? अबे अभी तो सिर्फ धमकाने आया हूं। तूने ठीक नहीं किया विशाल, ये प्रोजेक्ट मेरा था। पहले मैंने प्रपोजल दुबई भेजा था, तू बीच में आ गया और तुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। कोई बात करोड़ 2 करोड़ की होती तो कुछ ना बोलता, पर यहाँ बात पूरे 20 करोड़ की है। देख विशाल, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये डील कैंसिल कर दे, नहीं तो अगली बार सिर्फ धमकाने ना आऊंगा। अंकल जी समझा लेना इसे। चले। पापा, आप गाड़ी में बैठिए। मैं कह रहा हूं ना, आप गाड़ी में बैठिए। ठीक है, आगे कल बात करते हैं। ओके, बाय। अरे आज तुम लेट आई, कहाँ थी? हाँ, वो पार्लर में भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए लेट हो गया। वो पापा ने मुझे बताया खन्ना के बारे में। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे पंगे मत लो। अंजलि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा। अच्छा फिलहाल तुम ये बताओ कि तुमने अपने लिए कौन सा गिफ्ट खरीदा? क्या लगता है तुझे कि तेरी इस घटिया हरकत से मैं डर जाऊंगा और तेरे इशारों पर नाचूंगा? अब देखना तुम, देखना मैं क्या हाल करता हूं तेरा। राइजिंग बिजनेस स्टार। सरला, देखा विशाल का पूरा आर्टिकल छपा है फोटो के साथ। आखिर बेटा किसका है? मेरा। अरे विशाल, बेटा भूल गया क्या? तू रेडी नहीं हुआ अभी तक? आज तेरी मम्मी को ले जाना था ठीक 10 बजे चेकअप के लिए क्लिनिक। ओ हाँ पापा, मेरे ध्यान से उतर गया। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए कैब बुक कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। पापा जी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। मैं चाबी लेकर आती हूँ। क्या बात है बेटा, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? माँ वो आजकल खाने का शेड्यूल बिगड़ गया ना, तो शायद गैस हो गई है। देख बेटा, डॉक्टर को दिखा दे, सीने के दर्द को हल्के में मत ले बेटा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सोडा पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा। चलिए पापा जी। हाँ बेटा, जाइए माँ। बेटा ध्यान रखना। चलो।
विशाल 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 बेटा विशाल उठ उठ बेटा विशाल 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 मुझे लगता है मैं हार्ट अटैक आ गया। विशाल साहब, मेरे बेटे की मौत की रिपोर्ट लिख लीजिए साहब। अब फिर से आ गई। मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता? अब क्यों बार बार यहाँ चली आती हैं? आप लोग मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरी मदद साहब? देखिए माताजी, अब आपका ना बहुत नाटक हो गया है। अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं आपके खिलाफ रिएक्शन लूंगा। सिमरन, साहब, मुझे जेल में डाल दीजिए या मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे बेटे की मौत की रिपोर्ट लिख लीजिए साहब। क्या हो रहा है ये सब? क्या बात है माँ जी? साहब, मैं इनके पास अपने बेटे की मौत की रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन ये लोग रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे साहब। सर, ये वही सरला जी हैं जो हर दूसरे दिन रिपोर्ट लिखवाने आती हैं। एक मिनट सर, मैं इनके हस्बैंड को कॉल करूँ। साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब। ये क्या कर रही हैं? मैं मदद करूंगा आपकी। आप आइए मेरे साथ। बताइए माँ जी, क्या हुआ आपके बेटे को? साहब, ये था मेरा बेटा विशाल। ये तो विशाल का पूरा बिजनेसमैन, जिसकी 6 महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और इसकी खबर टीवी और न्यूज में भी आई थी। जी सर, मुझे शक है कि मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है सर। क्या? माँ जी, अगर ऐसा था तो आपको उसी वक्त आना चाहिए था कंप्लेंट करने के लिए। अब 6 महीने बाद क्यों? सर, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कुछ दिनों से मेरा बेटा मेरे सपनों में आ रहा है और मुझसे मदद मांग रहा है। देखिए माँ जी, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है। माँ जी, ऐसा नहीं होता है। सर, ये है इनके हस्बैंड राजेश जी। सरला, तुम फिर यहाँ आ गई? क्यों बार बार आके इन लोगों को परेशान करती हो? चलो घर चलो, उठो। सर, रुकिए। सर, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए सर। देखिए, आप रोइए मत। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर शक है? जी सर, मुझे मेरी बहू अंजलि पे शक है सर। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। सरला की बहू अंजलि, जो सभी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी, विशाल की मौत के बाद भी उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। पर सरला, विशाल की मां अंजलि को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझती थी। ये कहां तक सही था? क्या सरला का अंजलि के प्रति ये गुस्सा, ये चिढ़न जायज थी, या बात कुछ और थी? क्या पुलिस सरला की FIR लिखेगी? और अगर लिखेगी तो किस आधार पर? क्या एक सपने के आधार पर किसी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि ये कहानी क्या मोड़ लेगी। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर शक है? जी सर, मुझे मेरी बहू अंजलि पे शक है सर। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो ये सब ऊट पटांग बातें कर रही। सर, ये अंजलि से शुरू से चिढ़ती है, शायद इसीलिए ये सब बोल रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम यहाँ उसी के खिलाफ जहर बोल रही है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। विशाल के मौत के बाद वो एकदम बदल गई है सर। रात रात भर पार्टी करना, घर से बाहर रहना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, ये तो उसके लिए आम बात हो गई है सर। और तो और उसने घर के नौकर और गार्ड को भी काम से निकाल दिया है सर। सर, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल विशाल की मौत के बाद अंजलि ने ही हमारा सब कुछ संभाला, हमारा बिजनेस, हमारा घर, सब कुछ। रही बात उसकी पार्टियों की और उसके पहनावे की, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती है, उसके हिसाब से उसे करना पड़ता है। जहां तक नौकरों का सवाल है, तो विशाल की मौत के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने सारे नौकरों को काम पर से निकाल दिया। सर, जैसा ये सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इनका वहम है। नहीं सर,
कोई वहम नहीं है सर। और फिर मुझे विशाल के सपने भी आ रहे हैं, उसकी आत्मा भटक रही है सर, उसे इंसाफ चाहिए। देखिए माँ जी, आपके सपने के बिना पर हम FIR नहीं लिख सकते। आप कर जाइए। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप तहकीकात तो कीजिए साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल इन्हें घर ले जाइए प्लीज। सल्ला चलो चलो घर चलो। क्या हुआ अंजलि बेटा, सब ठीक तो है? पापा जी, ये देखिए बैंक से नोटिस आया है, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा। विशाल ने घर गिरवी रख करके बिजनेस के लिए लोन लिया था। बेटा विशाल ने अगर कोई भी लोन लिया होता तो मुझे जरूर पता होता। खैर तुम चिंता मत करो, मैं भी देखता हूं कि हमसे ये घर कौन खाली कराता है। ये ले राजू, तेरा इनाम। सही टिप दी थी तूने, गैंगस्टर सोनू पकड़ा गया। साहब आज तक मेरी टिप गलत हुई जो आज होती। एक और काम है तुझसे। हाँ बोलो ना साहब, आपके लिए तो कुछ भी करेगा। तू वो बिजनेसमैन विशाल कपूर को जानता है जिसकी 6 महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी? हाँ साहब, उसको कौन नहीं जानता। एक काम कर, उसकी पूरी फैमिली, उसके दोस्त दुश्मन सबकी कुंडली निकाल और ये भी पता कर कि वाकई में उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उसके मौत के पीछे किसी की साजिश थी। ठीक है साहब, हो जाएगा। पर साहब आप उसकी मौत में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुझे जितना बोला है उतना कर, समझा? हाँ ठीक है साहब, जय हिंद। जय हिंद। चल चल। सरला का बार बार पुलिस स्टेशन आना भले ही उसका पागलपन था, पर यह पागलपन अब रंग ला रहा था। भले ही पुलिस ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया, रजिस्टर नहीं किया, लेकिन अपने खबरी राजू को इसका काम धाम सौंप दिया। खबरी राजू अपने काम पर लग भी गया और जानकारियां जुटाने भी लगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ था, क्या सरला के सपने पे विश्वास किया जा सकता था या इस इन्वेस्टिगेशन का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला था? पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन हाँ, एक बात थी, एक इंसान था जो विशाल की फैमिली में उसी तरह से इंटरेस्ट ले रहा था जैसे कि पुलिस ले रही थी। पर क्यों? क्या मकसद था उसका? आइए देखते हैं। बंटी जी साहब, आप कौन? मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। विशाल जी के बारे में पूछताछ करनी थी। दरअसल उनका 1 करोड़ का बीमा था, तो कंपनी वाले तसल्ली करना चाहते हैं कि वाकई उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। रकम बहुत बड़ी है और तुमसे पहले हमने मंजू से बात की तो वहाँ से तुम्हारा पता मिला। हाँ साहब की मौत तो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अच्छा, जब विशाल को अटैक आया तुम्हें पता नहीं चला? तुम तो सारा टाइम ड्यूटी पे थे। हाँ साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। उस दिन मैं 1 घंटे के लिए बाहर गया था। वो क्या हुआ ना साहब, जब ये लोग हॉस्पिटल से आए ना तो बड़े साहब को मुझे फोन आ गया, विशाल भैया
वो बड़े साहब को फोन आया था कि वो बड़ी मालकिन की जो हॉस्पिटल वाली फाइल है ना वो यहीं भूल गए हैं, तो हमको दे दीजिए आप। 1 मिनट। ये लो। जब हम यहाँ से गए थे तब तो विशाल भैया एकदम ठीक थे, फिर 1 घंटे बाद हम लौटे और अपनी ड्यूटी करने लगे और ये लोग भी सब हॉस्पिटल से आ गए। तब जाकर हमें पता चला कि साहब की मौत हो गई, उनको हार्ट अटैक आया है। ठीक है। हे, कौन हो तुम? रुको। रूबी? हेलो? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंचती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही थी? ये आया नहीं? साहब अगर बात करें विशाल की तो उसकी मौत एकदम नॉर्मल लग रही है, लेकिन साहब एक बात है जो मेरे दिमाग में खटक रही है। विशाल उस दिन कुछ देर के लिए एकदम अकेला था और वो मेड काम पर उस दिन आई भी नहीं थी और उसका गार्ड 1 घंटे के लिए गायब था। दरअसल वो सरला जी की मेडिकल फाइल देने गया हुआ था जो 1 घंटे बाद लौट कर आया। और कुछ? जी साहब, अंजलि बहुत अच्छी है, अपने सास ससुर का बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन उसकी बाहर एक और दुनिया है। उसके एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी डिटेल मैं कल तक आपको देता हूँ। एक बात और साहब, आज वो अंजलि खन्ना से मिली थी। ये खन्ना तो विशाल का बिजनेस राइवल था ना? जी साहब। एक और बात साहब, मैंने विशाल के ऑफिस में पूछताछ की तो वहां से पता चला कि रूबी और विशाल दोनों का अफेयर चल रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो रूबी ही बता पाएगी। एक काम कर, साइड में रोको। जी साहब। ये रहते रहेंगे आप, और कुछ पता चले तो बताना। थैंक यू साहब। जय हिंद। जय हिंद। साहब और कुछ रहे तो बताना। हाँ।
बेटा? सिर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ, बस वो काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है। जब दिन रात काम में लगा रहेगा तो यही होगा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, थोड़ी देर आराम करेगा तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। मंजू, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के लेके आ मेरे विशाल के लिए। चल तू आ इधर। अरे बस 1 घंटे का काम बचा। कुछ नहीं, कुछ अरे मैं तेरा सिर दबा देती हूँ, आजा। अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप मानोगे नहीं। सच में माँ, आपके हाथों में जादू है, जादू। आप जिस तरह से सर दबाती है ना, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। मेरा विशाल। साहब, साहब कुछ पता चला मेरे बेटे का कातिल कौन है? सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। बैठिए। जिस दिन विशाल की मौत हुई है उस दिन आप लोग घर पर नहीं थे ना? जी, मैं इनके साथ और अंजलि के साथ क्लिनिक गई थी। क्या हुआ बेटा? पापा जी, आप मम्मी की फाइल्स लेके आए थे क्लिनिक पे? नहीं बेटा, मुझे लगा तुम लेके आई हो। नहीं पापा जी, मुझे तो लगा कि फाइल्स आपके पास होंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर की तरफ वापस गाड़ी घुमा लेती हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं बंटी से मंगा लेता हूँ। हेलो बंटी, अरे हम सरला की मेडिकल फाइल वहीं भूल आए हैं, तो तुम एक काम करो, विशाल से वो फाइल लेकर यहाँ आ जाओ। हम लोग यहाँ कोरेगांव के पास खड़े हैं, बस आ रहे हैं। और फिर वो थोड़ी देर में फाइल लेकर आया, हमें फाइल दी और वो वापस चला गया, और हम दोनों क्लिनिक चले गए। मतलब जिस दिन विशाल की मौत हुई उस दिन अंजलि पूरा टाइम आप लोगों के साथ थी, तो अंजलि विशाल को कैसे मार सकती है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की कातिल अंजलि ही है। वाह माँ जी वाह, मैंने आप लोगों को अपनों से बढ़कर माना, आपकी सेवा की। यहाँ आप यहाँ पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन लिखवा रही हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं विशाल का खून कर सकती हूँ? नहीं अंजलि बेटा, ऐसी बात नहीं है। और दिखावा करने की जरूरत नहीं। सर, विशाल की मौत के बाद मैंने बहुत कुछ झेला है, यहाँ तक कि मैंने उसके दुश्मन खन्ना से भी हाथ मिला लिया। मैंने खन्ना को अपनी नागपुर वाली ब्रांच भेज दी क्योंकि बैंक से नोटिस आ गया था, अगर हम लोन नहीं भरते तो वो हमारे घर को नीलाम कर देते। इसलिए मैंने खन्ना को अपनी ब्रांच बेच दी और जितने पैसे मिले उन सब से लोन भरा। मैंने इस पे क्या गलत किया सर? आपका अफेयर चल रहा है? हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है। पर ये सब कुछ विशाल की मौत के बाद से शुरू हुआ। दरअसल वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। विशाल की मौत के बाद उसी ने मुझे संभाला। वही था जो मेरे टफ टाइम में हमेशा मेरे साथ रहा। और अगर प्यार करना गुनाह है तो ठीक है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। और एक चीज का तो एहसास हो गया आज मुझे कि आप लोग मुझे अपना समझते ही नहीं। अंजलि बेटा रुको, अंजलि बेटा। अब तो चैन पड़ गया ना तुम्हें? मुझे इसी बात का डर था कि तुम्हारे पागलपन के बारे में अंजलि को पता ना लग जाए, और आज वो भी हो गया। अंजलि सरला के रवैये से बहुत दुखी थी, उसी वजह से वो घर छोड़ करके चली गई। क्या
अंजलि के प्रति सरला जी का ये व्यवहार सही था? कहीं ये गलत तो साबित नहीं होने वाला था? क्योंकि उसके जाने के बाद राजेश और सरला दोनों घर पर अकेले हो गए, असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनकी जान को भी खतरा था क्योंकि कोई था जो उन दोनों की जान लेना चाहता था। क्या समय रहते वो दोनों उस कातिल से अपनी जान बचा पाएंगे? कहानी लेने वाली है एक बहुत ही रोमांचक मोड़। आइए देखते हैं क्राइम जर्नल। जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। रुक जाओ। कौन? हेलो, पुलिस। सर कहाँ है वो लोग? सर दोनों अंदर ही बैठे हैं, दोनों बहुत घबराए हुए हैं सर। हमलावर से बचने के लिए दोनों ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया था। हमारे पहुंचने से पहले ही हमलावर भाग निकला। जी सर। सर कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर हमलावर जल्दी पकड़े जाएंगे। अंजलि कहाँ है? सर वो तो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, डरिए मत, हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। सावंत, अपनी एक टीम को अपॉइंट करो जो इनके घर पर नजर रखे, और सुबह होते ही छानबीन शुरू करो, और इनके घर के आसपास कोई सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज निकालो, और पता करो कि इन सब के पीछे कहीं खन्ना का तो हाथ नहीं है। एक काम करो, खन्ना को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ के लिए। सर। अच्छा ये बताइए कि विशाल की एक असिस्टेंट है रूबी, उसके बारे में जानते हैं आप? जी जानते हैं। एड्रेस पता है आपको? हाँ, पर क्यों? जल्दी पता चल जाएगा। लीजिए, पानी पीजिए। विशाल के साथ तुम्हारा अफेयर था ना? कुछ तो किया है तुमने। क्या किया है? ब्लैकमेल? मिस रूबी, यही बोलेंगी आप या थाने चलकर? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा उनके साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ मैंने उनके करीब आने की कोशिश की थी। दरअसल मैं सर के न्यू प्रोजेक्ट में सीनियर मैनेजर की पोस्ट चाह रही थी, इसीलिए मैंने शॉर्टकट अपनाया। मैंने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। What nonsense? पागल हो गई है क्या तुम? 2 दिन बाद सर ने मुझे वापस कॉल किया और मुझसे मिलने को कहा। मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सर को घर पर ही बुला लिया, और मैंने सोच लिया था कि मैं इस बार उन्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी, इसीलिए मैंने कैमरा भी प्लेस कर लिया था और सारी तैयारी कर ली थी।
और जब घर में सर आए तो सर आइए सर। थैंक यू। सर क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? रूबी, उस दिन तुम कार में कुछ कह रही थी ना? सर मैं उस दिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हुआ है क्या सर? सर क्या हुआ सर? सर बोलिए ना। सर आप रो क्यों रहे हो? चलिए आप सर बैठिए यहाँ पे प्लीज। मैं अंजलि की तरह नहीं बन सकता। आई एम सॉरी। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और फिर सर वहां से चले गए और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। वो वीडियो मैंने सर को भेजी और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या लगता है तुझे कि तेरी इस घटिया हरकत से मैं डर जाऊंगा और तेरे इशारों पर नाचूंगा? अब देखना तू, देखना मैं क्या हाल करता हूं तेरा। उसके बाद मैं कुछ और करती, सर की मौत हो चुकी थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ आदमी के इमोशन के साथ ना सिर्फ तुमने खेला बल्कि उसे ब्लैकमेल भी किया। सर मैंने जो भी किया मुझे उस चीज का अफसोस है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज पता लग गई थी कि इन सब में अंजलि मैम का ही हाथ है। फिर मैंने अंजलि जी के बारे में पता किया और मुझे पता लगा कि वो सच में ही सर को धोखा दे रही थी। धोखा दे रही थी मतलब? सर अंजलि का अपने जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही साथ वो खन्ना के भी कनेक्शन में है। इसलिए मैंने सोचा कि उनके घर जाके उनके पेरेंट्स को सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता पाई। लेकिन ये सच है सर कि मेरा सर की मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ जी बोलो, किस तरह याद किया मुझे? क्यों मारना चाहता है विशाल के माँ बाप को? विशाल के माँ बाप को? अरे मैं क्यों मारना चाहूंगा उन्हें? वही तो जानना है। यार छोड़, ये बता, विशाल की मौत के पीछे तेरा हाथ था? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ? विशाल की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी ना? देख, मैंने सीधा सवाल पूछा है, मुझे सीधा जवाब चाहिए। देखो जी, मेरा विशाल की मौत से कोई लेना देना नहीं। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे? उस दुबई वाली डील की वजह से जो तुझे नहीं मिली। दुबई की डील मुझे नहीं मिली, लेकिन विशाल को धमकाने के बाद हमारे बीच एक डील हुई थी कि उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में से वो 20% मुझे देगा। मैं भी खुश। अरे बिना कुछ के 20% मिल रहे हैं, इससे अच्छी और क्या डील हो सकती है? पर उल्टा उसके मरने के बाद सब बेकार हो गया। अंजलि के साथ क्या डील हुई थी तेरी नागपुर वाली ब्रांच को लेकर? नागपुर वाली ब्रांच? अरे वो तो पूरा बिजनेस बेच रही है। पूरे 50 करोड़ की डील हुई है उसके साथ और उसमें से 10 करोड़ तो वो एडवांस ले चुकी है। बाकी पेपर वर्क के बाद देना। तो पूरा बिजनेस बेच रही है? हाँ जी सर, आपसे कुछ बात करनी है। पर अंजलि का कुछ अता पता नहीं है। लग रहा अंडरग्राउंड हो गई और उसका बॉयफ्रेंड वो भी गायब है। अंजलि और यश के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू करो, नोटिस जारी करो और ढूंढ निकालो दोनों को। जी साहब। एक सपने के आधार पर शुरू हुए इस केस में जैसे जैसे पुलिस अपनी छानबीन तेज कर रही थी,
वैसे वैसे नई नई परतें खुलती जा रही थी। अभी तक पुलिस इस केस की छानबीन अनऑफिशियली कर रही थी, पर अब एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस ऑफिशियली इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस ने सबके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, बहुत सारी जानकारियां जुटाना अब शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे पुलिस के पास जानकारियां इकट्ठी हो रही थी, केस का रुख पलट चुका था, पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं थी। यश और अंजलि का गायब हो जाना इस ओर इशारा कर रहा था कि कहीं न कहीं सरला जी सही है। इसी बीच पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। यश पुलिस के हाथ लग चुका था। सर, मुझे क्यों अरेस्ट किया? मैंने क्या किया? तेरा इलाज करने के लिए। ये चोट कैसे लगी? ये चोट तो चाकू से कट गया था। चाकू से कटा था या सरला जी ने काटा था तुझे कल रात जब तू हमें मारने के लिए गया था? सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये तेरे मोबाइल लोकेशन की हिस्ट्री कल रात की, और इसके मुताबिक तू कल रात को उसी एरिया में था जहां पर विशाल का घर है। और ये सब, ये तेरा और अंजलि का काला चिट्ठा कि तुम लोग कब से एक दूसरे को जानते हो। तेरी लाइफ अंजलि ने कैसे बदली, तुम दोनों के कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया हिस्ट्री, तुम लोग किस किस होटल में मिलते थे, ये सब कुछ इसमें लिखा है। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम दोनों ने मिलकर विशाल को अपने रास्ते से हटाया। और कैसे, ये मैं जानना चाहता हूं। अब तू बिना अपनी हड्डियां तोड़वाए ये सब बताएगा या फिर उसकी जरूरत है? अगर तू नहीं बताएगा तो अंजलि बताएगी, क्योंकि जल्दी वो हमारी गिरफ्त में होगी। तुझे क्या लगता है अंजलि बच जाएगी? उसे कहीं से भी ढूंढ निकालने के लिए हमें कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है। आकाश पाताल कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे हम उसे। सावंत, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसको तब तक पीटो जब तक ये अपना मुंह ना खोले। एयरपोर्ट चलोगे? चलो भैया। हाँ सुनो, मैं यहाँ से निकल गई हूँ, 1 घंटे में फ्लाइट है मेरी। शाम तक पहुँच जाऊंगी बैंगलोर। हाँ मैंने तुम्हें 50,000 भेज दिए हैं, चेक करो एक बार। हाँ ठीक है। और सुनो वो मेरे बैंगलोर पहुँचने से पहले पासपोर्ट और आईडी का काम हो जाना चाहिए। अरे यहाँ क्यों रिक्शा रोक दिया? अंजलि कपूर, आपको क्या लगा था शहर की कोर्ट और पुलिस को अपने पीछे लगाकर शहर से निकल जाएंगी आप? तुम्हारा खेल खत्म मिस अंजलि, निकालो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चलता हूँ सर, बाद में मिलता हूँ। ले चलो इसे अंदर। यश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब तेरी बारी है। गौर से देख इसे। अगर तू चाहती कि इसके जैसा हाल तेरा ना हो तो सब कुछ साफ साफ बता दे। बोल। हाँ,
विशाल की मौत में मेरा ही हाथ था। दरअसल जब मेरी और विशाल की शादी हुई तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। विशाल मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ साल बाद ही उसका सारा प्यार गायब हो गया। वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हुआ कि मुझे भूल ही गया। इसी बीच मेरी मुलाकात यश से हुई, फिर हम धीरे धीरे करीब आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विशाल अपने बिजनेस में बिजी था, मैं यश के साथ खुश थी। पर उस दिन, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ तो हम तुम्हारा बर्थडे कल होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगी, तुम भी 2 बजे पहुंच जाना। हाँ, उस दिन की तरह लेट मत करना। मैडम, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ। आपसे मिलने आने के लिए मुझे कई ऑटो और 2 ट्रेन बदलनी पड़ती है, तब जाके मैं पहुंचता हूँ। हाँ, वैसे अगर मेरे पास गाड़ी होती तो पहुंच जाता आपसे पहले। जब उस दिन विशाल ने मुझे अपना कार्ड दे करके ये कहा कि मैं कितने भी पैसे यूज कर सकती हूँ, तो ये लो मेरा कार्ड, और तुम्हारा जो मन करे तुम खरीद लेना। मुझे लगा कि क्यों ना मैं विशाल के पैसे से यश को गिफ्ट दे दूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं कार की एजेंसी चली गई, फिर मैंने वहां पर कार खरीदी और यश के घर चली गई। बेबी, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? पसंद तो आई ना तुम्हें तुम्हारी कार? बहुत अच्छी लगी मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो खुद सोचो। पर विशाल को 20 लाख के ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया था। मुझे भी तो पता चले कि 20 लाख रुपए का कौन सा गिफ्ट खरीदा तुमने। मैंने अपने लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा है, पर उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद होगी। सुनो, तुम्हें मुझ पे शक है? देखो, अगर ऐसा है ना तो ठीक है, मैं अपने नेकलेस का ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे लगा विशाल इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा, पर उसे मुझ पर शक हो गया था। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने 20 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस खरीदा है। ये रही तुम्हारी पासबुक, और मैंने तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने पेमेंट कार एजेंसी को की है, और वहां भी गया था मैं, तो पता चला कि तुमने कार खरीदी है, वो भी किसी और के लिए, और तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था। बोल, कौन था तेरे साथ? किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? हाँ, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक दोस्त है। ऐसे नहीं बताएगी तू। कोई बात नहीं, कार एजेंसी के ऑनर से बात हो गई है मेरी। कल सुबह वो सीसीटीवी फुटेज मुझे भेज देगा, तब देखना तेरे आशिक का चेहरा मेरे सामने आ ही जाएगा। हेलो यश, सब गड़बड़ हो गई है यार। विशाल को सब कुछ पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह वो जब ऑफिस के लिए निकलेगा, मैं उसे ट्रक से उड़ा दूंगा। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। और फिर अगले दिन विशाल ना अपने ऑफिस गया और ना ही माँ बाबूजी के साथ क्लिनिक गया, इसलिए हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। हेलो यश, वो ऑफिस के लिए निकला क्या? मैं माँ बाबूजी को क्लिनिक लेकर के जा रही हूँ, तो वो आज घर पर अकेला ही होगा, इसलिए तुम यहीं पे आकर के संभाल दो। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वो गार्ड, उस गार्ड का क्या होगा? कुछ देर के लिए वो घर पर नहीं होगा, उतने ही टाइम में तुम्हें सब कुछ करना है, समझ गए ना? ठीक है, हो जाएगा। और फिर वो फाइल मैंने घर पर ही छोड़ दी ताकि गार्ड को घर से दूर रख सके, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद गार्ड के जाने के बाद मैं घर पे घुसा।
और फिर जब मैं माँ जी और पापा जी के साथ घर वापस आई तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि विशाल को हार्ट अटैक आया हो। मुझे लगता है मैं हार्ट अटैक आ गया। विशाल सबने मान भी लिया। उसी दिन हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैं तो सब कुछ बेच करके भाग जाना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद माँ जी को सपने आने लगे और वो पुलिस स्टेशन आ गई। इसलिए मुझे जल्दबाजी में सारा बिजनेस आधी कीमत पर खन्ना को बेचना पड़ा। मैं तो घर भी बेचने वाली थी, इसीलिए मैंने लोन की नोटिस का नाटक किया था। मुझे लगा माँ जी और पापा जी घर छोड़कर चले जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्लान तो बहुत अच्छा था तुम दोनों का, पर जैसे कि हर अपराधी की मंजिल जेल होती है, वही अंजाम तुम दोनों का होगा। सरला ने यह साबित कर दिया था कि वाकई में एक माँ भगवान का ही रूप है। जहां एक तरफ सभी ने यह स्वीकार कर लिया था कि विशाल की मौत नॉर्मल है, वहीं दूसरी तरफ एक माँ की अंतरात्मा ये मानने को कतई तैयार नहीं थी कि उसकी बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सरला ने बार बार पुलिस के सामने गुहार लगाई। अंततः पुलिस ने छानबीन शुरू कर ही दी, और जैसे ही छानबीन शुरू हुई सच खुलकर सामने आ गया। दोषियों को सजा मिली। इसी को कहते हैं माँ के विश्वास और प्रेम की जीत। इसी के साथ मैं मनमोहन तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और हम मिलते हैं क्राइम जर्नल के अगली कहानी में। ध्यान रहे कहीं आप खुद भी तो किसी खतरे में नहीं। चौकन्ने रहें, खबरदार रहें। नमस्कार। बाराबंकी कनेक्शन? नो मुंबई। वैसे है कौन? फ्रेंड बुक फ्रेंड है। 2 दिन नहीं 2 साल की दोस्ती है। सॉरी काव्या, थोड़ा बिजी था। एनीवे, कल मिलता हूँ ना। तुम तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे अपनी प्रोफाइल फोटो में। तुम्हें क्या लगा मैं किसी और की प्रोफाइल फोटो यूज करूंगा? लाख बुरा हो सकता हूँ डैड में, लेकिन आप जानते हैं ना कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे। काव्या तुम यहाँ? आंटी काव्या दरवाजा खोलो। अच्छी लड़की है ना, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी।